हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ग्रेविटी चैप्टर का पार्ट 3। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, थर्स्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। इनका हम बेसिक्स कवर करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। सबसे पहले बेटा ये बताओ, मैटर क्या होता है? लड़ाई वाला मैटर नहीं, मैटर होता क्या है? ये मैटर, व्हाट इज मैटर? कुछ आइडिया आ रहा है? देखो, तुम्हारा यूनिवर्स जिन भी चीजों से मिलकर बना है, उन सारी चीजों को हम मैटर बोलते हैं जनरल भाषा में। जब मैं जनरल बोलूं तो बहुत स्पेसिफिक डिटेल में मत जाना, ठीक है? तो जो भी तुम्हारा यूनिवर्स कंसिस्ट करता है वो सब कुछ मैटर है, सब कुछ। अब मैटर में भी मैटर, एंटी मैटर, वो अलग इशू है, ठीक है? तो पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन आप अर्थ पे रहते हो, छोटे से प्लेनेट पे, तो आपको अगर एक मैटर की डिफिनीशन देनी है तो आप क्या दोगे? तो आप बोलोगे कि सर हर वो चीज जो स्पेस लेती है, मतलब स्थान घेरती है, और उसके पास अपना मास है, मास, तो हम उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। तो सर मैटर तो हमारा क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है। और आप लोग को एक चीज मैं अभी बता दे रहा हूं, कुछ लोग को बोला जाएगा कि लाइट मैटर है या नहीं है। तो सर लाइट मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? लाइट मिलके बनती है फोटॉन्स से। आप लोग को आगे मिलेगा ये सब ट्वेल्थ में। फोटॉन्स से मिलके बनती है, और जब फोटॉन्स रेस्ट पे होते हैं तो उनका कोई मास नहीं होता। और ये लाइट की डुअल नेचर थ्योरी है, तो वो आपको आगे मिलेगी। आपको बस इतना याद रखना है अभी के लिए कि लाइट मा मतलब ये लाइट मैटर नहीं है, ठीक है? तो मैटर क्या होता है सर? कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसके पास क्या होता है सर? वेट होता है, वेट सॉरी मास होता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं हम? तो मैटर होने के लिए सर दो क्वालिटी क्या चाहिए? पहली चीज, ऑक्यूपाइज सम स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष मत समझ लेना, स्पेस मतलब स्पेस, प्लेस, ठीक है? और दूसरा क्या होना चाहिए? हैज सम डेफिनेट मास। सर मैटर तो जान गए क्या होता है, लेकिन अब ये बताइए सर, मास किस चिड़िया का नाम है? मैटर तो बता दिए सर, मैटर में मास होना चाहिए। यही नहीं पता मास क्या होता है, मैटर कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो, फिजिक्स वाले बड़े महान हैं। मैटर है तो कहते हैं कि मैटर के पास क्या होता है? मास होता है। और जब मास को डिफाइन करने को बोला गया, तो बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में, जैसे आपने एक पत्थर उठाया, एक लकड़ी उठाई, या एक बहुत बड़ा कोई वुडन पीस उठाया आपने, तो बोलते हैं कि इसके अंदर जितना मैटर है उसकी मेजरमेंट हम किससे करते हैं? मास से करते हैं। समझ में आया? मैटर है तो मास होगा, मास है तो मैटर होगा। अब देखो, जो मैटर होता है, तो ये बहुत सारी चीजें, आपके अगल बगल जो कुछ है सब कुछ मैटर है। आप उठा के देखो, आपकी वॉल्स, आपका बेड, ये लैपटॉप जिस पे मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये पेन टैबलेट जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ईयरफोन, या फिर पेड़ पौधे, या फिर जंगली जानवर, या फिर आप खुद, आप सब छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने हो। अगर उठा के देखोगे तो सब कुछ अल्टीमेटली कहाँ जाता है? एलिमेंट्स पे जाता है। जैसे आपने पानी ले लिया H2O, तो फिर जब आप एलिमेंट्स पे आओगे तो सर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। फिर जब आप ऑक्सीजन को देखोगे और हाइड्रोजन को देखोगे तो आप बताओगे सर ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो वो पार्टिकल्स हो जाते हैं। और फिर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल है, प्रोटॉन और जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके और भी मतलब वो एकदम डीप लेवल पे आप जाओगे तो वहां पे मिलेंगे आपको दूसरी चीजें। जैसे वहां पे आपको मिल जाएगा मेसॉन, मिल जाएगा आपको, न्यूट्रिनो मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वो आपके काम की नहीं है। तो बेसिकली मास होता क्या है सर? मास होता है मेजरमेंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस, ठीक है? अब एक बात बताओ, आप चीनी लेने जाते हो, चीनी, चीनी आपका हो गई, समझ लो 1 मिनट के लिए एग्जांपल, मैटर, ठीक है? और जब आप इसको वेट करवाते हो तो इसमें चीनी के छोटे 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 टुकड़े होते हैं। तो ये सारे टुकड़े मिलके वजन करते हैं 1 किलो। तो आप बोलते हो कि 1 किलो चीनी है, ठीक है? तो ये चीज मास है। हालांकि वहां पे वेट का होता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई लोग कमेंट बॉक्स मत कर देना सर वहां वेट मेजर किया जाता है, उसमें ग्रेविटी होती है। मुझे भी पता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो अब आपको क्या मिल गया? मैटर सर। और आपको क्या मिल गया सर? मास। मैटर क्या होता है सर? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम डेफिनेट मास। जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसके पास सम डेफिनेट मास है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है? और मास क्या होता है सर?
मास होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। आप किसी चीज की क्वांटिटी मेजर करते हो ना, कि सर ये 10 पीस है, आप बोलोगे 10 पीस समोसा है या 2 किलो चावल है, तो आप उसको क्वांटिटी है ना, वो आप उसके आगे एक नंबर लगा रहे हो ना। तो किसी सब्सटेंस में, अब अगर आपके सामने एक कुर्सी रखी हुई है तो इसमें कितना मैटर है, सपोज करो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इसमें टोटल कितना प्लास्टिक है उसका मास से मेजर होता है, ठीक है। तो मास हो गया। अब चलो इसकी डेफिनेशन देख लो, लिखी लिखाई रटी हुई। तो मैटर क्या है सर? मैटर इज अ टर्म which refers to anything that occupies space and has some mass or inertia। कुछ फिजिसिस्ट इसको इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है सर? आपको पता है बहुत अच्छे से, मैंने पढ़ाया हुआ है इसको। कमेंट बॉक्स में मैटर करके बताना, मैटर कह रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करके बताना कि किसकी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया से क्या होता है। अच्छा, इसके नाम पे कोई लॉ भी है? इनर्शिया के नाम पे कोई लॉ है न्यूटन का? अगर है तो वो कौन सा लॉ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको मास बता दिया था, तो मास क्या है सर? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। देखो, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट मेन चीज। लेट मी चेंज द कलर, अच्छा लगेगा। क्या है सर? अमाउंट ऑफ मैटर। कहां सर? प्रेजेंट इन एनी बॉडी, ठीक है। और ये क्या होती है सर? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ये होना ही होना है। तो मैटर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? दो कंडीशंस, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड इट हैज सम डेफिनेट मास। तो डेफिनेट मास होना ही चाहिए, तो मास क्या हो गई? फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। अगर किसी पार्टिकल में मास नहीं है तो वो मैटर नहीं है, आपके लेवल पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके लेवल पे। फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ खत्म नहीं होती है। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो आप जैसे जैसे डीप में जाएंगे आपको खुद की बातों के एक्सेप्शन मिलेंगे, बट अभी के लिए यही सही है। अब देखो, मास ऑफ ए बॉडी क्या है? ये डिस्क्राइब करता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया फिर से आ गया सर। इनर्शिया होती है, क्या होता है सर इनर्शिया? इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है सर? एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज का अपोज करती है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, ये उसका वर्च्यू है। इसको इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया। इसीलिए आप एक साइकिल को धक्का आसानी से दे सकते हो, लेकिन एक ट्रक को आप धक्का नहीं दे सकते हो, क्योंकि ट्रक हैज अ ग्रेटर मास देन साइकिल, सो विल बी ग्रेटर इनर्शिया। समझे? चलो आगे। मास मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, मास को मेजर किस में करेंगे? केजी में मेजर करेंगे सर, और किस में मेजर करेंगे? इसी में मेजर करेंगे, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। वेट सर, वेट आ गया, भार। तो सर वेट क्या होता है? वेट होता है सर किसी बॉडी के ऊपर, जिस बॉडी का मास m है, आपका कुछ मास है, आप 70 किलो के नहीं हो, समझो बात को। आपका मास कुछ और है, लेकिन आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ लगा रही है, उसकी मेजरमेंट को हम वेट कहते हैं। इसीलिए W अगर हम डिनोट करें वेट को, तो हम mg लिखते हैं। m क्या है? मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी को हम क्या लिखते हैं सर? m लिखते हैं। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट कैसे निकलता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। तो एक बात बताओ, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ग्रेविटी प्लेस के हिसाब से चेंज होती है, बताया था पोल्स और इक्वेटर पे। तो क्या ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा? सर बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। 10 kg मास है तो 10 kg मास ही रहेगा। अब ग्रेविटी 9.8 लग रही है या 9.6 लग रही है, वो डिसाइड करेगा कि बॉडी का वेट 98 kg होगा या 96 kg होगा। ठीक है। अब एक चीज आपको मिल गई, तो सर आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं या आपके टीचर आपको लिखवाएंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। वन लाइनर आप याद कर लो। वेट ऑफ ए बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? वेट की यूनिट केजी नहीं होती, न्यूटन होती है, क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स है। क्या है? फोर्स है। समझ गए? तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है वेट की, याद रखना। अगर न्यूमेरिकल में न्यूटन दिया है तो कभी मास मत समझना, उसको डब्ल्यू ही समझना, एम मत लिख देना। आओ चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं सर बेसिक
आपका प्यारा सा क्वेश्चन जो आता है हर जगह आपके एग्जाम्स में पूछ देता है, सर मास और वेट में डिफरेंस बता दीजिए 5। सबसे पहला काम क्या करना, डेफिनेशन लिख देना दोनों में, डेफिनेशन यहां भी और डेफिनेशन यहां भी। मास में मास की डेफिनेशन लिख देना और वेट में वेट की डेफिनेशन लिख देना। ओके। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए क्या मास जीरो हो सकता है, नहीं, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी जीरो। और ये सर हो सकता है, इन स्पेस इफ देयर इज नो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी देन व्हाट विल हैपन, W इज इक्वल टू mg सर पढ़ाया गया है आपको, एंड व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जीरो, and if g is zero then the product mg will also become zero, that implies weight of the body will become zero. This condition is known as weightlessness. ओके। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि इसको वेटलेसनेस कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ यूज हुआ है आपको मैं ये भी बता दूं, स्पेस में। जब आप जाते हो स्पेस में एयरक्राफ्ट लेके, या आपने देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो आप डिस्कवरी का जो चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां पे देख सकते हो कि वेटलेसनेस होती है, कैसे होती है। लोग उड़ते रहते हैं इधर से उधर क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगती ना। ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस में बताया गया था कि वाई वी लिव ऑन अर्थ स्टेबल इन अ वेरी स्टेबल मैनर, तो मैंने आपको वहां पे बताया हुआ था ये चीज, ठीक है। दो चीज हो गई सर कि मास जीरो नहीं हो सकता। और एक बात बताओ, ये क्या बताता है बेटा, ये बताता है अमाउंट ऑफ मैटर, यही बताता है। और सर ये क्या बताता है, सर ये वेट है तो क्या बताएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बताएगा। फोर्स ड्यू है, ये डी यू है भाई, लिखने में गलती हो गई है, ड्यू टू ग्रेविटी ये बताएगा। और एक प्यारा सा पॉइंट हमने अभी पढ़ा था कि वेट जो है वो कैन चेंज या कैन वेरी, ठीक है। ये वेरी हो सकता है, मतलब ये लोकेशन के साथ बदल सकता है, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहता है ऑल ओवर द यूनिवर्स, कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट द यूनिवर्स ये कांस्टेंट रहता है सर। एक चीज हो गई। और अब आ जाओ एक प्यारे सी चीज पे, देखो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपसे कोई बोले कि सर एक बात बताओ, ठीक है मास है, तो मास को दिखाने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए क्या, नहीं, आपको क्या चाहिए, 10 किलो है, 10 किलो, बस बात खत्म। तो इसलिए ये होती है स्केलर क्वांटिटी। आप आगे पढ़ोगे स्केलर वेक्टर, मुझे नहीं पता अभी कि आपके क्लास 9th में स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको कोई इंट्रोड्यूस करवाया है नहीं, बट स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको अगर आप मतलब बताना चाहते हो तो आपको उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। जैसे आप बोलोगे कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया सफिशियंट नहीं है, आपने उसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि 10 न्यूटन है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया आप वो बताएंगे, तब फोर्स पूरा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो देखो वेट भी एक टाइप का फोर्स है, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपके कितने हो गए सर, 5, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक चीज हम और लिख सकते हैं कि वेट किस में मेजर होता है, केजी या फिर ग्राम्स में। और ये किस में मेजर होता है बेटा, न्यूटन या फिर डाइन। अब ये डायन मत समझ लेना, डाइन ये फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, आप आगे जाओगे तो आपको बताया जाएगा, ओके। तो अब ये चीज समझ में आ गई, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब आप वेट मशीन पे अपना वेट करते हो तो आप उस पे मास मेजर करते हो या वेट, सर वेट मेजर करते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो अब आते हैं सर बहुत अच्छे टॉपिक पे जिसका नाम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। देखो बेटा होता क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, इसमें कोई ऐसा एक भी घबराने वाली चीज नहीं है। देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो बेटा मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे अर्थ पे जो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है, तो इसको हम जी ई डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये ई क्या डिनोट कर रहा है, अर्थ। तो जो मून पे है बेटा जी एम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये क्या होती है, अपने अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होती है। अभी समझो, डेरिवेशन में करवा रहा हूं, इसको समझो। इससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा,
जैसे अगर एक आदमी का वेट अर्थ पे, ये वी नहीं है, ये डब्ल्यू ई है, वेट ऑन अर्थ, ये मास इंटू जी ई था, तो एक बात बताओ, वेट ऑन मून क्या हो जाएगा? मास तो कांस्टेंट रहेगा सर, अभी पढ़ा है आपने। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। लेकिन हमको पता है सर जीएम क्या होता है, जीई बाई 6 होता है। तो डब्ल्यू एम को बेटा हम ये नहीं लिख सकते जीएम की जगह पे, जीई डिवाइडेड बाई 6। तो अगर अब आप देखोगे तो ये कहां से आया, एम जी ई डिवाइडेड बाई 6 पूरा, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट हो रहा था एमजीई। और एमजीई क्या है बेटा, डब्ल्यू ई है, तो यानी डब्ल्यू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 6। ये मिला। यानी कि जो वेट ऑन अर्थ, देखो बेटा ये क्या है, वेट ऑन अर्थ, ये क्या है, वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून इज 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन अर्थ। मतलब अगर कोई 60 किलो का है यहाँ पे, तो वो मून पे जाके कितने किलो का हो जाएगा, 60 यहाँ पे रख दो, वेट ऑन अर्थ यहाँ 60 रख दो, 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्या जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन का वेट हो जाएगा उसका मून पे। अब ये चीज आई कैसे है, उसको हम लोग अभी समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, बेटा मुझे एक बात बताओ, वेट होता क्या है पहले तो, वेट के लिए मैंने कुछ बताया था अभी, वेट, वेट क्या होता है बेटा, आप मुझे बताओ। वेट होता है सर, यही होता है बेटा, वेट क्या होता है सर, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, बिल्कुल होता है सर। तो सर ये एम जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम जी रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप उसको डब्ल्यू कह लो या एफ कह लो, क्योंकि ये फोर्स ही है ना, एक टाइप का, वेट क्या है, फोर्स है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यही है ना मेजरमेंट। तो अब हम अगर फोर्स निकालें, तो एक बात बताओ, अर्थ का मास अगर हम एम ई मान ले बेटा, अर्थ का मास एम ई मान ले, और अर्थ की रेडियस हम आर ई मान ले, ये जहां जहां नीचे ई लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये अर्थ का है। ठीक है, तो हम न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, इसको लगा सकते हैं। अगर एक बॉडी, सपोज करो एक बॉडी है मास एम की, ठीक है, वो अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। देखो एफ का मतलब हो गया है बेटा कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यहां एफ का मतलब कोई दूसरा फोर्स नहीं है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और ई क्या है, ऑन अर्थ। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, एफ का पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, दो बॉडीज के बीच में अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है तो वो क्या होता है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। M1 M2 क्या होता है, बॉडी का मास होता है, जिन दो बॉडीज के बीच में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो। और आर क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो सर एक बात बताओ, अगर हम किसी बॉडी का अर्थ के रिस्पेक्ट में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकाले तो ये क्या आएगा, जी। जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके बाद M1 मतलब बॉडी वन का मास, तो बॉडी वन हमने अर्थ को माना है Me। और इसके बाद जो दूसरी बॉडी है उसका मास M है। और सर नीचे क्या आएगा, आर की जगह पे सेपरेशन होती है दोनों के बीच की, तो यहां सेपरेशन हमने रेडियस ऑफ अर्थ ली है, आर ई स्क्वायर। ये आएगा बेटा, ये आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। अब सपोज करो बेटा कि यही बॉडी जो है, यही बॉडी अब कहां रखी हुई है, इसको हम लोग ले गए मून पे। ठीक है, अब हम इसको मून पे ले गए, तो इस पे फिर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार मून की वजह से लगेगा। तो एक बात बताओ बेटा, इसको हम एफ स्मॉल एम लिख रहे हैं, एम का मतलब यहाँ पे मून है, ठीक है, तो ये जी हो गया। यहां कैपिटल एम क्या दिखा रहा था, मास, और ई क्या दिखा रहा था, अर्थ। तो यहां पे जब हम लिख रहे हैं एम एम, तो ये एम में एम का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मास ऑफ मून है, मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ बॉडी एम। ठीक है, ये कोई कटने वाला एम नहीं है, ये उसका नोटेशन है बेटा। और रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, मून की रेडियस हो जाएगी, मून की सरफेस पे रखा है तो मून की रेडियस हो जाएगी। क्या बेटा ये इक्वेशन 1 और 2 बन गए, ये क्या है, वेट ऑन अर्थ। और इक्वेशन 2 क्या दिखा रहा है, वेट ऑन मून। तो बेटा हमें कंपैरिजन चाहिए कि सर 1/6 कैसे होता है। तो एक काम कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, जो अभी हमने लास्ट पेज पे बनाया था, तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ई
अपॉन एफ एम। और वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी बेटा, देखो एफ ई की वैल्यू क्या है, जी एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी एंड डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही मिलेगा बेटा। और नीचे आ पाओगे तो क्या मिलेगा बेटा, नीचे आ पाओगे तो आपको मिलेगा जी एम एम मतलब मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी जिसका हम मेजर कर रहे हैं एंड देन डिवाइडेड बाई मास रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब एनसीईआरटी में आपकी जो वैल्यूज दी होती हैं बेटा वही एक्यूरेट मानी जाती हैं। तो एनसीईआरटी में मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ जो है बेटा वो दिया हुआ है 6.37 इंटू 10 पावर 6 मीटर। मास ऑफ मून जो दिया हुआ है बेटा वो आपको दिया हुआ है 7.36 इंटू 10 पावर 22 kg। और जो आपको रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है इसको आर एम से डिनोट हम कर रहे हैं वो है 1.74 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। ठीक है। तो जब आप पहले तो ये देखो जी ऊपर भी है जी नीचे भी है तो ये कट जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, एफ ई अपॉन एफ एम मिल गया बेटा। ठीक है। तो अब आप जब इसको निकालोगे बेटा तो क्या वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू सर आ जाएगी एम ई इंटू एम, ये बच गया। और यहां से क्या बच गया बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और ये टोटल किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय अरे मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी एंड डिवाइडेड बाय आर एम रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है बेटा, आपको वैल्यू को जो है पुट कर देना है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको, अब एक बात बताओ बेटा, ये मास भी तो सेम है ना बेटा दोनों में, ये बॉडी का मास अगर यहाँ पे 10 kg है तो वहां भी मून पे भी 10 kg रहेगा, इसको भी हटा दो तो क्या बन गया, एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन एम एम डिवाइडेड बाई आर एम का स्क्वायर। मिल गया बेटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें मास ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करना है, हमें रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। बीच में ये डिवीजन साइन है मतलब मास ऑफ अर्थ को हम डिवाइड करेंगे स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक। और उसके बाद नीचे भी वैल्यू निकाल लेंगे मास ऑफ मून की डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो ये जो दोनों वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे ले आके पुट कर देंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या वैल्यू आती है बेटा, 5.98 इंटू 10 पावर 24। ठीक है बेटा। और डिवाइडेड बाई 6.37 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मास का जो है मून का जो मास है वो कितना है बेटा, मून का मास कितना हो गया बेटा 7.36 इंटू 10 पावर 22। इसके बाद इसकी रेडियस क्या हो गई 1.74 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा। तो बहुत आराम से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आप इधर आओ, अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं बेटा वैल्यू पुट करके। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप कर रहे हैं 5.98 ओके इंटू 10 पावर 24। अब बेटा इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6.37 इंटू 10 पावर 6 के स्क्वायर से। तो 6.37 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 40.57 या 58 के अप्रॉक्स लिख दो 58। ठीक है। ये इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर नहीं है 10 पावर 6 का स्क्वायर है तो वो मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा शायद। नहीं पता है तो मैथ्स की क्लासेस अभी चलेंगी जब, तो आप देख लेना वीडियो, आपको सारा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या है हमारे पास 7.36 इंटू 10 पावर 22 एंड डिवाइडेड बाई 3.03 कर दो आप इसको। ठीक है। एंड 10 पावर 12 आ गया। ठीक है बेटा, आ गया एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास कैलकुलेशन करनी है, बस कुछ बचा नहीं है। देखो बेटा यहाँ 10 का पावर 12 है और ये डिवीजन में है, यहाँ भी 10 का पावर 12 है, ये डिवीजन में है, तो ये पावर कट गई। ठीक है। और यहाँ पे 10 पावर 22 है, यहाँ पे 10 पावर 24 है, ये भी न्यूमरेटर में है मतलब अंश में है, और ये भी न्यूमरेटर में है मतलब अंश में है। ठीक है। तो आप इसको काटोगे तो यहाँ से 22 पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा 10 पावर 2 बचेगा। तो अब आपके पास बेटा क्या वैल्यू बच रही है, आओ चलो देखते हैं अगले पेज पे। एफ ई
अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10 पावर 2 डिवाइडेड बाई 40.58, और यहां क्या वैल्यू बच रही है 7.36 डिवाइडेड बाई 3.03। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत इत्मीनान से एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 598, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 का मल्टीप्लाई करोगे 598 डिवाइडेड बाई 40.58, एक वैल्यू आप ये निकाल लो, ठीक है पूरी, और दूसरी वैल्यू आप क्या निकाल लो, आप निकाल लो 7.36 डिवाइडेड बाई 3.03, और उनको फिर डिवाइड कर दो, एकदम सिंपल। आपके बुक में डायरेक्ट दे दिया था तो मैंने सोचा कि चलो इसको एलेबोरेट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। जब आप बेटा इसको डिवाइड करोगे 598 को 40 से, तो ये आपको अप्रोक्स वैल्यू देगा 47.74, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.42 के अप्रोक्स, ठीक है। और अब जब आप इसका प्रॉपर डिवीजन करोगे 14.74 का, आप डिवीजन करोगे 2.42 से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। एफ एम इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 6.09 आएगा उसके आगे, बट उसका कोई मतलब नहीं, आप एक डिसिमल तो 6.0, यानी कि बेटा एफ ई जो है वो क्या है 6 टाइम्स एफ एम है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है बेटा कि अगर किसी बॉडी का वेट मून पे 10 न्यूटन है तो उसका अर्थ पे 60 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बेटा आपको ये पता है कि यही तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, यही तो वेट को बताती है। तो हम ये नहीं लिख सकते वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम वेट ऑन मून, दैट इज की वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून इज इक्वल टू 6। एक रेशियो ये मिल गया। अब रिवर्स कर दो, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाई वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा 1/6 टाइम्स। वेट ऑन मून यहीं रहने दो, वेट ऑन अर्थ इधर लेके चले आओ तो डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये 6 जो है इस साइड आ जाएगा डिवाइड होके तो 1/6। अब आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, मून का दिया हो तो भी, अर्थ का दिया हो तो भी, तो आपको पता चल गया कि क्यों ऐसा होता है। और अब देखो बेटा, वेट जो होता है, वेट किससे मिलकर बना होता है mg से, यही होता है ना। तो वेट ऑन मून क्या होगा, मास तो कांस्टेंट रहता है इनटू जी ई डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून, इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बेटा, m इंटू जी एम। तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा 6, इस वाले इक्वेशन में पुट किया तो जी ई डिवाइडेड बाय जी एम इज इक्वल टू 6 टाइम, दैट इज की ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ मून। अब आपको बात समझ में आ रही है, जी ई अपॉन जी एम इज इक्वल टू 6, यानी कि जी ई इज इक्वल टू 6 टाइम्स जी एम। ये समझ में आया, ये रिलेशन है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीएम वही रहने तो जीई को डिवाइड कर दो, दोनों साइड जीई डिवाइड कर दो, क्या जाएगा जीएम अपॉन जीई इंटू 6 इज इक्वल टू 1। तो जीएम डिवाइडेड बाई जीई इज इक्वल टू 1/6। और ये रेशियो बेटा देखो, ग्रेविटी जो होती है वो हल्का फुल्का वेरी करती है प्लेनेट पे, बट ऑलमोस्ट आप अगर एज अ होल देखोगे तो कांस्टेंट होती है। जैसे आप अर्थ पे वैल्यू 9.8 लेते हो तो हर जगह 9.8 नहीं होती, बट एट एन एवरेज आप 9.8 लेते हो। तो अब आप इससे निकाल सकते हो कि मून पे ग्रेविटी कितनी होती है। अगर हम अर्थ की ग्रेविटी को 9.8 मान लें तो मून की ग्रेविटी कैलकुलेट कर लो, इसके इसके रिस्पेक्ट में इसको 9.8 मान रहे हैं, तब क्या हो जाएगा बेटा, इस इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। जी एम अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 1/6, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो जी एम क्या हो जाएगा बेटा 9.8 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है, जीएम अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप वहां वैल्यू 10 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। अर्थ की जो एवरेज वैल्यू, जो साइंटिफिक वैल्यू कैलकुलेट की गई है 9.8, उसके रिस्पेक्ट में हम रखते हैं तो ये आता है।
अब इस पे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स मैं सारे एक साथ कराऊंगा जैसा कि पिछले मोशन वाले चैप्टर में कराया था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थर्स्ट की। अब लेक्चर लंबा करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोग का भी इंटरेस्ट हट जाता है। तो अगले लेक्चर में थर्स्ट और प्रेशर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।